हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी का साइंस मैजिक पर। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग कर रहे हैं स्पेशल सीरीज जो कि है दुर्गा शक्ति और ग्राम सचिव के लिए। और आज हमारा रहेगा 5वां सेशन जिसमें हम अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। राइट, चलिए तो क्लास शुरू करेंगे नए क्वेश्चंस के साथ, नई वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस के साथ। आज के क्वेश्चन थोड़े अलग रहेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें हर टाइप के क्वेश्चंस को कवर करना है। क्लियर है? एंड नेक्स्ट आप लोग याद रखिए कि मैंने आपको बोला था कि ये 10 क्वेश्चंस की सीरीज रहेंगी। तो नेक्स्ट जो सीरीज रहेगी जो हम लाइव लेंगे, ठीक है, ये हमारी रिकॉर्डेड है। नेक्स्ट जो भी सीरीज रहेगी अगर वो लाइव होती है तो ध्यान रखिएगा, लाइव जो सीरीज होने वाली है उसमें हम क्वेश्चंस डिस्कस नहीं करेंगे, हम करेंगे बहुत सारे वन लाइनर्स। यानी वन लाइनर का क्या मतलब है? एक तो देखो, आप लोगों की डिमांड आ रही थी मैम वन लाइनर करवा दो। दूसरा, वन लाइनर ऐसे क्वेश्चंस करवाने वाली हूं जिसमें समझाने की चीजें ज्यादा नहीं होगी, ताकि एक ही बार में हम ज्यादा चीजें कवर करें। ठीक है, अगर वो क्वेश्चन की फॉर्म में आए तो भी आप लोग आंसर दे पाओ, और अगर वो मतलब ऑप्शन में भी आए तो भी आप लोगों को आंसर पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम नेक्स्ट सीरीज लगाएंगे वन लाइनर के, और बहुत सारे वन लाइनर करेंगे विदाउट टाइम वेस्टिंग। किसमें? लाइव क्लास में। ठीक है, अगर रिकॉर्डेड ही मिलती है तो आपको क्वेश्चंस की ही मिलेगी। ठीक है, और एक फिजिक्स के न्यूमेरिकल की बाकी है, मुझे याद है। ठीक है, चलिए तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या है? ब्लड फेल्स टू क्लॉट while flowing in the blood vessels because of the presence of। रक्त वाहिका में प्रवाहित होने पर रक्त का थक्का बनने में विफल होता है इसकी उपस्थिति के कारण। तो ये पूछ रहा है, देखो हम जानते हैं कि अगर हमें कोई चोट लग जाती है तो वहां पर रक्त का थक्का जम जाता है, लेकिन वो क्यों जमता है? प्लेटलेट की वजह से, क्योंकि प्लेटलेट इकट्ठे हो जाते हैं वहां पे। लेकिन बॉडी के अंदर भी तो प्लेटलेट है, तो बॉडी के अंदर रक्त का थक्का क्यों नहीं जमता? ऑप्शन है आपके पास ए हिपैरिन, प्रोथ्रोम्बिन, हीमोग्लोबिन या हिरुडिन। तो आपको याद रखना है बॉडी में रक्त का थक्का नहीं जमता क्योंकि बॉडी में होता है हिपैरिन। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। हिपैरिन एक कारक होता है, एक प्रोटीन होता है जो कि बॉडी के अंदर ब्लड का क्लॉट नहीं बनने देता। सेकेंडली, हिपैरिन कौन बनाता है? तो हिपैरिन हमारा लीवर यानी हमारा यकृत बनाता है। प्रोथ्रोम्बिन दिख रहा है आपको? प्रोथ्रोम्बिन क्या करता है? यह वो प्रोटीन है, देखो हमारी बॉडी में 4 ऐसे प्रोटीन होते हैं जो कि रक्त का थक्का बनाते हैं। कौन कौन से? एक होता है थ्रोम्बिन, एक होता है प्रोथ्रोम्बिन, एक होता है फाइब्रिन और एक होता है फाइब्रिनोजन। देखो पता है क्या होता है, अगर आपसे कोई पूछ ले हमारी बॉडी में कौन सी कोशिकाएं रक्त का थक्का जमाती है, आप बोलोगे प्लेटलेट। क्या बोलोगे आप बोलोगे प्लेटलेट यानी कि बिंबाणु, यही बोलोगे। अगर कोई आपसे पूछ ले आपकी बॉडी में कौन से प्रोटीन, सेल पूछ लिया तो प्लेटलेट आ गया। कौन से प्रोटीन पूछ लिया तो ये चारों प्रोटीन कौन कौन से? थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिन, फाइब्रिनोजन रक्त का थक्का जमाते हैं। अगर कोई पूछ ले आपकी बॉडी में कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाता है तो विटामिन के। और अगर कोई पूछ ले आपकी बॉडी में कौन सा तत्व रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है तो याद रखना कैल्शियम। ठीक है, तो 4 तरीके के क्वेश्चन आते हैं रक्त के थक्के पे। ठीक है, कोशिका कौन सी? प्लेटलेट। एलिमेंट कौन सा? कैल्शियम। विटामिन कौन सा? के विटामिन जिसे फाइलोक्विनोन कहते हैं। और प्रोटीन कौन से? थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिन, फाइब्रिनोजन। इसके अलावा आपको ऑप्शन में हीमोग्लोबिन नजर आ रहा है। हीमोग्लोबिन क्या करता है? रक्त को लाल रंग देता है और ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट करवाता है। हिरुडिन नजर आ रहा है, तो हिरुडिन हमारी बॉडी में होता नहीं है, इंजेक्ट करना पड़ता है। इसका काम भी रक्त का थक्का जमने से रोकना ही होता है, लेकिन बॉडी के अंदर नहीं होता ये। ठीक है, आंसर क्या गया? हिपैरिन कौन बनाता है? लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड सेल इज कंपल्सरी फॉर द ब्लड कोएगुलेशन। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका रक्त का थक्का जमाने के लिए जरूरी है? ऑप्शन है प्लेटलेट, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या लिम्फोसाइट। तो अभी अभी बता के हटी मैं, कौन है? प्लेटलेट जो है वो रक्त का थक्का जमाने के लिए जरूरी कोशिका है। क्लियर है? आरबीसी क्या करती है? तो लाल रंग देती है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है। डब्ल्यूबीसी क्या करती है? तो इम्यूनिटी देती है, एंटीबॉडी बनाती है और बीमारियों से लड़ती है। और लिम्फोसाइट क्या करती है? तो ये भी इम्यूनिटी ही देती है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट मेजर ब्लड प्रेशर। निम्नलिखित में से कौन रक्त दाब को मेजर करता है, यानी कि रक्त दाब को मापता है? तो क्या है रक्त दाब को मापने वाला इंस्ट्रूमेंट का नाम? रक्त दाब को मापने वाले को बोलते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। क्या बोलते हैं? स्फिग्मोमैनोमीटर। ये आपको दिख रहा है ऑप्शन
सी में। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। पहला ऑप्शन दिख रहा है स्फीरोमीटर, ये जो होता है ये सर्कल का रेडियस मापने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है, गोला मापक बोलते हैं इसे। दूसरा दिख रहा है एनीमोमीटर, एनीमोमीटर हमारी हवा की स्पीड, ठीक है, यानी कि जो हमारी एयर है वो किस स्पीड से चल रही है ये मापने के लिए इस्तेमाल होता है। और एमीटर क्या करता है, तो एमीटर करंट को मापता है। किसको मापता है, करंट को मापता है। लिखने की जरूरत है क्या, मैं टाइम बचाने के लिए थोड़ा लिखती कम हूं, ठीक है, लिख देते हैं। पहला आपको स्फीरोमीटर दिख रहा है, स्फीरोमीटर क्या करता है, तो ये रेडियस यानी त्रिज्या को मापने में इस्तेमाल होता है, किसी भी गोले का त्रिज्या, ठीक है। एनीमोमीटर दिख रहा है, तो एनीमोमीटर स्पीड ऑफ एयर यानी हवा का वेग या हवा की चाल बोल सकते हैं हम। और आपको क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा है एमीटर, तो एमीटर करंट यानी विद्युत धारा मापने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। और स्फिग्मोमैनोमीटर तो हमें दिया ही हुआ है, किसके लिए, रक्त दाब के लिए। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द पीएच लेवल ऑफ ब्लड ऑफ अ नॉर्मल पर्सन, एक सामान्य व्यक्ति का रक्त का पीएच क्या होता है, तो रक्त का पीएच क्या होता है स्टूडेंट्स, 7.4 होता है। तो ये आएगा ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। 7.35 से लेकर 7.45 के बीच में। देखो जब हम रक्त आता है कहीं पे तो हम उसे कई बार मुंह में ले लेते हैं, तो वो हमें नमकीन नमकीन लगता है क्योंकि उसमें लवण होते हैं, सोल्ट होते हैं, ठीक है। इसी वजह से इसका पीएच 7 से थोड़ा अधिक चला जाता है। क्लियर है, 7.4। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था, हु फर्स्ट स्टडीड द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है और एचटेट वालों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, नोट कर लेना। एचटेट वालों के लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने सबसे पहले रक्त परिसंचरण तंत्र देखा था, तो विलियम हार्वे ने। किसने, विलियम हार्वे ने पहली बार रक्त परिसंचरण तंत्र देखा था। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ द विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। निम्नलिखित में से कौन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सदस्य नहीं है। तो विटामिन बी में कौन कौन से आते हैं भाई, देख लो, विटामिन बी में कौन कौन से आते हैं, आता है B1 जिसे थायामीन बोलते हैं, विटामिन B2 जिसे राइबोफ्लेविन बोलते हैं, B3 जिसे नियासिन बोलते हैं, B5 जिसे पेंटोथिनिक एसिड बोलते हैं, पेंटोथिनिक एसिड, B7, ठीक है, B7 को क्या बोलते हैं, B7 को बोलते हैं हम बायोटीन, B9 को क्या बोलते हैं, फोलिक एसिड, और आखिरी है B12 जिसे बोलते हैं साइनोकोबालमीन। तो ये है हमारे विटामिन बी के 7 कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब इसके अलावा जो भी ऑप्शन में दिखे वो आंसर आ जाएगा। आपको दिख रहा है थायामीन, कौन है थायामीन, B1 है, राइबोफ्लेविन कौन है, B2 है, फॉलिक एसिड कौन है, B9 है, तो बचा क्या, एस्कॉर्बिक एसिड। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। एस्कॉर्बिक एसिड किसको बोलते हैं, विटामिन सी को बोलते हैं। विटामिन ए को क्या बोलते थे, विटामिन ए को रेटिनोल बोलते थे, विटामिन डी को कैल्सीफेरोल बोलते थे, विटामिन ई को टोकोफेरोल बोलते थे, और बचा कौन सा, विटामिन ई हो गया, विटामिन के फाइलोक्विनोन हो गया। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विलियम हार्वे, ठीक है, लिख देती हूं मैं यहां पे हार्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, फंजाई आर प्लांट्स दैट लैक, कवक के पौधों में डैश का अभाव होता है। तो कवक में क्या नहीं होता भाई, कवक जो होते हैं खुद का खाना खुद नहीं बना सकते प्रकाश संश्लेषण से, क्योंकि उनमें क्लोरोफिल एब्सेंट होता है। तो आंसर चला जाएगा ऑप्शन सी, क्लोरोफिल। कवक जो होते हैं वो खुद क्या होते हैं, सेप्रोफिटिक होते हैं, यानी वो मृतोपजीवी होते हैं, सेप्रोफाइट होते हैं कवक, मृतोपजीवी, सड़े गले या मरे पर रहकर अपना भोजन लेते हैं कौन, कवक, जैसे कि मशरूम हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ब्लड वेसल्स हैव द स्मॉलेस्ट डायामीटर, किस रक्त वाहिका का व्यास सबसे छोटा होता है। तो सबसे छोटी जो हमारी बॉडी में ब्लड वेसल होती है ना, वो होती है धमनिकाएं, यानी कि कैपिलरीज। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, ए चला जाएगा इसका आंसर। कैपिलरी हमारी बॉडी में सबसे छोटी होती है, जहां पर कोई नहीं घुस सकता ना, बॉडी की इतनी बारीक बारीक कोशिकाओं में ये कैपिलरी चली जाती है। आर्टरी, वेन्स यानी शीरा धमनियां वहां तक नहीं पहुंच सकती, लिम्फेटिक वेसल्स भी नहीं पहुंच सकती। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। अ येलो डस्ट अपीयर ऑन द फिंगर
फिंगर whenever we touch the middle of a flower. ठीक है, these tiny yellow grains are one of the most precious substances in nature because they contain the secret of plant life. What is this dust called? ये बोलना चाहता है कि जब भी हम किसी फूल के बीज को छूते हैं तो उंगलियों पर पीली रंग की धूल दिखाई देती है। ये छोटे पीले दाने प्रकृति के सबसे कीमती पदार्थों में से एक हैं क्योंकि इनमें पौधों के जीवन का रहस्य होता है। इस धूल को क्या कहते हैं? तो पौधों के जीवन का रहस्य कहाँ है? पोलन ग्रेन में है, क्योंकि पोलन ग्रेन क्या है? मेल गैमीट होते हैं। पोलन ग्रेन अगर फीमेल के साथ फ्यूज करेंगे तभी तो नए पौधे बनेंगे। तो पोलन होते हैं वो पीले रंग के जो डस्ट होती है। ए आंसर चला जाएगा। ठीक है, आपने नोटिस किया होगा कई बार ऐसा होता है हम किसी फूल को फूंक मारते हैं तो उसके बहुत सारे उड़ते हुए चले जाते हैं कण, वो भी पोलन होते हैं। ठीक है, तो पोलन क्या है? वो जिसे हम पोलन डस्ट भी बोल देते हैं। ठीक है, वो क्या होती है? वो मेल गैमीट होते हैं, यानी नर युग्मक होते हैं। क्लियर? चलिए, इसके अलावा ऑप्शन में आपको स्पर्म दिख रहे हैं। स्पर्म तो पौधों के लिए नहीं होते हैं, वो इंसानों के युग्मक होते हैं। स्पोर जो होते हैं वो कवक के युग्मक होता है, और स्पोरोसिस्ट क्या होता है? जिसके अंदर स्पोर बनते हैं। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज अ स्टीरॉयड? निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्टीरॉयड है? तो आपको क्या याद रखना है स्टूडेंट्स? आपको याद रखना है स्टीरॉयड हार्मोन कौन से होते हैं। अगर आपको कोई बोल दे एड्रीनल ग्रंथि का हार्मोन, यानी अधिवृक्क ग्रंथि का हार्मोन, यानी कि एड्रीनलिन आप जानते हो। ठीक है, या फिर कोई बोल दे ओवरी का हार्मोन, यानी अंडाशय से निकलने वाला हार्मोन। अंडाशय से कौन कौन निकलता है? इस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। या फिर कोई आपको बोल दे टेस्टिस से निकला हुआ हार्मोन, कौन सा निकलता है? टेस्टोस्टेरोन। ये जो 3 ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन है ना, इन तीनों को बोलते हैं स्टीरॉयड। यानी स्टीरॉयड हार्मोन कौन कौन से होंगे? एड्रीनलिन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन। अब इनमें जो भी ऑप्शन में है आंसर लिख दो। तो पहला ही ऑप्शन दिख रहा है आपको ईस्ट्रोजन, तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ए चला जाएगा, ईस्ट्रोजन। उसके अलावा ग्लूकागन, इंसुलिन और ऑक्सीटोसिन। ग्लूकागन और इंसुलिन किससे निकलता है? पैनक्रियाज से। पैनक्रियाज कहीं भी मैंने लिखा है? नहीं लिखा। ऑक्सीटोसिन निकलता है मेमोरी ग्लैंड से, यानी स्तन से, तो वो भी आंसर नहीं होगा। क्लियर है? चलिए, तो 10 क्वेश्चन हो गए हैं। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? देखिए, हमारे पास क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द लीवर? निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लीवर यानी यकृत का नहीं है? तो पहला ऑप्शन है रेगुलेशन ऑफ ब्लड शुगर। देखो क्या होता है, जब भी हमारी बॉडी में ग्लूकोज ज्यादा हो जाता है ना, तो वो ग्लूकोज हमारे यकृत में जाकर स्टोर हो जाता है इन दी फॉर्म ऑफ ग्लूकागन। ठीक है, ये बात मैंने पहले भी डिस्कस की हुई है। जब भी ग्लूकोज बॉडी में ज्यादा हो जाता है तो वो लीवर में चला जाता है और बन क्या जाता है? ग्लूकागन बन जाता है लीवर में जाकर। तो यकृत क्या कर रहा है? यकृत हमारी बॉडी में शुगर को मेंटेन कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। दूसरा, बाइल का प्रोडक्शन, पित्त का बनना। तो पित्त कहां बनता है? यकृत में। पित्त कहां स्टोर होता है? पित्ताशय में, गॉल ब्लैडर में। ठीक है, उसके बाद डिटॉक्सिफिकेशन। तो यकृत हमारी बॉडी से डिटॉक्सिफिकेशन करता है, नाइट्रोजन के पदार्थ को खत्म करता है, तो डिटॉक्सिफिकेशन भी यकृत का काम है। फोर्थ ऑप्शन दिख रहा है प्रजनन। प्रजनन हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, प्रजनन में कहीं पर भी यकृत की जरूरत नहीं पड़ती। प्रजनन में फीमेल में ओवरी, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, वेजाइना की जरूरत पड़ती है, यानी कि अंडाशय, अंडवाहिका, गर्भाशय और योनि की जरूरत पड़ती है। मेल में किसकी जरूरत पड़ती है? तो टेस्टिस यानी वृषण, एपिडिडाइमस यानी अधिवृषण, वाफ डिफरेंस, स्पर्म डक्ट, काफी सारी ग्रंथियां और पेनिस, इनकी जरूरत पड़ती है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 12 इन विच फॉर्म द केमिकल कंपाउंड RDX इज यूज्ड? RDX क्या होता है? एक एक्सप्लोजिव होता है। ठीक है, यानी कि एक विस्फोटक होता है। तो आपको ऑप्शन दिख रहा है ऑप्शन सी। ठीक है, RDX बॉम्ब के बारे में आपने सुना होगा ना, तो RDX क्या होता है? एक विस्फोटक होता है। तो आंसर चला जाएगा एज एन एक्सप्लोसिव, यानी कि विस्फोटक के तरह इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेल द कॉम्पोजिशन ऑफ सोप। साबुन किससे बनती है? साबुन आपको याद रखना है, साबुन बनती है सोडियम। देखो साबुन का फॉर्मूला क्या होता है? C17H35 COONA, या तो ये होता है या होता है C17H35 COOK। तो क्या है ये? देखिए, सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर पोटेशियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, या आपको बोला जा सकता है सोडियम एंड पोटेशियम सोल्ट ऑफ फैटी एसिड।
ठीक है, यानी कि ये एक एसिड के सोल्ट होते हैं, सोडियम और पोटेशियम से बनाए गए। अब सोडियम और पोटेशियम क्यों? क्योंकि ये दोनों हमें मिलते हैं बेस यानी अल्कली से। NaOH से हमें सोडियम मिलता है और KOH से हमें पोटेशियम मिलता है, इसीलिए साबुन को क्या बोला जाता है? बेसिक बोला जाता है, क्षारीय बोला जाता है। क्लियर है? तो आंसर क्या चला जाएगा? ऑप्शन ए है सोडियम सॉल्ट विद फैटी एसिड, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी क्या है? पोटेशियम सॉल्ट विद फैटी एसिड, बिल्कुल सही है। आंसर चला जाएगा ऑप्शन सी यानी कि बोथ। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज? विद्युत आवेश की SI यूनिट क्या है? तो विद्युत आवेश का SI यूनिट क्या है भाई? विद्युत आवेश का SI यूनिट होता है कूलम्ब। क्या होता है? कूलम्ब। क्या होता है? इसे सी से लिखते हैं, कूलम्ब। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। उसके अलावा आपको दिख रहा है वोल्ट। वोल्ट किसकी यूनिट होती है? तो ये विभवांतर की यानी पोटेंशियल की यूनिट होती है। ठीक है, उसके बाद आपको दिख रहा है एम्पियर यानी ए, ये किसकी होती है? तो विद्युत धारा यानी करंट की होती है। ठीक है, और ओम दिख रहा है आपको, ओम किसकी होती है? तो ये प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस की यूनिट होती है। सही बात है, बिल्कुल। और ओम क्या है? ओम एक बेसिक यूनिट है। बेसिक यूनिट का क्या मतलब है? यहाँ पर बेसिक यूनिट का मतलब है मूल इकाई भी होती है ओम। क्लियर है? एम्पियर भी एक मूल इकाई है करंट की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रॉन पोजेसेस अ नेगेटिव चार्ज ऑफ। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना ऋणात्मक आवेश होता है? तो इलेक्ट्रॉन पर कितना होता है? -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। अब इसने पहले से ही बोल दिया नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव लगाने की जरूरत नहीं है। तो आपको ऑप्शन बी दिखेगा क्या? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। क्लियर है? प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है? तो इतना ही होता है, लेकिन वो प्लस में होता है। न्यूट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? तो 0 होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सब्सटेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट फ्लो आर कोल्ड। वे पदार्थ जिससे कि बिजली पास नहीं होती उन्हें क्या कहते हैं? तो जिनसे बिजली पास नहीं होती स्टूडेंट्स, उन्हें इंसुलेटर यानी कि कुचालक बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि सारे के सारे नॉन मेटल, लेकिन सारे नहीं, ग्रेफाइट के अलावा। दोबारा सुन लो, दुनिया में जितने भी अधातु हैं, जितने भी नॉन मेटल है, वो सारे क्या है? इंसुलेटर यानी बिजली के कुचालक है। लेकिन ग्रेफाइट ऐसा नॉन मेटल है जो कि बिजली का सुचालक है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अच्छा, ऑप्शन ए क्या दिख रहा है? कंडक्टर, सुचालक, जो कि मेटल होते हैं। क्लियर? वायर और बैटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड बी प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस टू मेक इट अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एक पदार्थ में क्या होने पर वह बिजली का अच्छा संवाहक होगा? तो कोई भी मेटल जो है वो बिजली का अच्छा संवाहक होता है क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसी तरीके से मैंने क्या बोला? सारे नॉन मेटल बिजली के बैड कंडक्टर होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट अच्छा होता है क्योंकि ग्रेफाइट में भी क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। तो फ्री इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है ऑप्शन सी में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे तभी तो वो मूव करेंगे, और इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से ही करंट आता है। ठीक है, समझ में आई इतनी बात? इलेक्ट्रॉन जहां मूव करेंगे उसके अपोजिट ही करंट का डायरेक्शन होता है। क्लियर? करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है। ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, और इलेक्ट्रॉन जाते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट चलता है हमेशा करंट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, रियोस्टैट इज द अदर नेम ऑफ। रियोस्टैट क्या होता है स्टूडेंट्स? तो रियोस्टैट हमेशा याद रखना। देखो, प्रतिरोध क्या होता है? रेजिस्टेंस क्या होता है? रुकावट। अगर मैंने ऐसे बना दिया, इसका मतलब ये क्या है? प्रतिरोध है एक, या एक प्रतिरोधक है, रेजिस्टर है। ठीक है, अब रियोस्टैट क्या होता है स्टूडेंट्स? रियोस्टैट होता है, देखो इसके साथ एक एरो भी आता है। ठीक है, आप क्या कर सकते हो? इस एरो को हिलाकर किसी सर्किट का प्रतिरोध कम या ज्यादा कर सकते हो। यानी मैं क्या बोल सकती हूं? देखो, सिंपल सी चीज है। मान लो ये मैंने ना 10 बना दिए, 1 2 3 4 5 6 बना दिए। ठीक है, मैंने बोल दिया ये 6 ओम का रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब मैंने इसको एक सर्किट के साथ कनेक्ट कर दिया, कुछ इस तरीके से। मान लीजिए ये एक सर्किट बन रहा है। ठीक है, ये एक सर्किट है, मान लीजिए एक सर्किट है, या फिर ऐसे समझिए, सर्किट की बात छोड़िए। देखो, सिंपल तरीके से समझते हैं। ये क्या है? एक 6 ओम का रेजिस्टेंस है, रजिस्टर है। इसके साथ एक खास तार और लगी होती है। अब ये तार मान लीजिए मैंने पहले एरो पे यहां लगा दी, इसका मतलब है कि ये 1 ओम का रजिस्टर बन गया, यानी ये सर्किट इतना ही बनेगा ना।
अगर मैंने तार यहां ला दी तो सर्किट इतना बड़ा बन गया, तो ये 4 ओम का रेजिस्टर हो गया। यानी रियोस्टेट क्या होता है? एक ऐसा रेजिस्टर जिसका हम रेजिस्टेंस बदल सकते हैं, एक ऐसा प्रतिरोधक जिसका प्रतिरोध बदल सकते हैं। यानी ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। वेरिएबल रेजिस्टेंस वाला रेजिस्टर ही क्या कहलाता है? रियोस्टैट कहलाता है। क्या कहलाता है? रियोस्टैट। थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इसके अलावा ऑप्शन में फिक्स रेजिस्टेंस दिख रहा है, वो तो नॉर्मल रेजिस्टर ही करता है। इंसुलेटर, कुचालक, कंडक्टर, सुचालक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द लॉ विच गिव रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। एक ऐसा नियम जो कि हमें विद्युत धारा और विभवांतर के बीच का रिलेशन देता है। देखो कौन देता है? वी आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये लो क्या होता है? इसी लो को तो ओम का नियम कहते हैं, ओम लो। और इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए इसके लिए क्या लगा देते थे? आर लगा देते थे। आर क्या होता था? प्रतिरोध। तो इस लो को क्या कहते हैं? ओम का नियम। तो आंसर क्या चला गया? ओम लो, ऑप्शन ए चला गया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन इट। किसी भी सुचालक का रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? तो देखो हमेशा याद रखना, आर होता है रो एल ए, यानी कि रेजिस्टेंस निर्भर करता है लंबाई पर, क्षेत्रफल पर और रो पर। रो का मतलब है कि उस चीज का मटेरियल क्या है, यानी कि वो चीज क्या है, ठीक है। तो लेंथ, बिल्कुल। ऑप्शन बी क्या है? नेचर ऑफ मटेरियल, चीज क्या है। देखो अब सीधी सी बात है, मैंने बोला कि मैंने एक सर्किट में ना लोहे की रॉड डाल दी, ठीक है। लोहा तो बिजली का अच्छा कंडक्टर है, तो वो सर्किट को अच्छे से चलाएगा। लेकिन मैंने उस सर्किट में अब कोई कार्बन की चीज डाल दी, ठीक है, ग्रेफाइट नहीं, मान लीजिए कार्बन डाल दिया, तो अब आप बोलोगे वो बिजली का तो बुरा संचालक होता है, तो वो सर्किट अच्छा नहीं बनेगा। तो मैं क्या चीज यूज कर रही हूं उस पर निर्भर करता है क्या? प्रतिरोध, ठीक है। क्योंकि अब अगर मैंने मेटल डाल दिया तो मेटल का प्रतिरोध तो बहुत कम होता है, और अगर मैंने नॉन मेटल डाल दिया उसका प्रतिरोध बहुत ज्यादा होता है। तो प्रतिरोध किस पे डिपेंड करता है? कि मटेरियल की क्वालिटी क्या है या मटेरियल क्या चीज है, नेचर ऑफ मटेरियल, ठीक है। दूसरा लेंथ है, जितना ज्यादा लंबा मैं नॉन मेटल लगाऊंगी उतना ज्यादा प्रतिरोध, जितना छोटा लगाऊंगी उतना कम प्रतिरोध। और क्या दिख रहा है? थिकनेस, जितना चौड़ा लगाऊंगी उतना ज्यादा, जितना चौड़ा लगाऊंगी उतना कम, और जितना पीढ़ा लगाऊंगी उतना ज्यादा, ठीक है। तो आंसर क्या चला जाएगा? आर डिपेंड किस पे करता है? रो पे, एल पे, ए पे, यानी ऑल ऑफ द अबव। आंसर चला जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्लियर है? बताओ, समझ में आ गई इतनी बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र हमारी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? क्लियर है? तो रासायनिक ऊर्जा किस में होती है? बैटरी में। बैटरी में केमिकल भरे हुए होते हैं, लेकिन वो हमें देती क्या है? बिजली। तो आंसर चला जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन ए, बैटरी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। उसके अलावा आपको दिख रहा है लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर क्या करता है? उसको हम इलेक्ट्रिक एनर्जी देते हैं तो वो हमें साउंड देता है, यानी विद्युत को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। सोलर सेल क्या करता है? तो सोलर ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल में बदलता है, सोलर सेल। और इलेक्ट्रिक मोटर क्या करती है? तो वो यांत्रिक ऊर्जा यानी मैकेनिकल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलती है, ठीक है। तो मैंने आपको चारों ऑप्शन के बारे में बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जूल इज अ यूनिट ऑफ। जूल किसकी इकाई है? तो जूल वर्क की इकाई होती है, कार्य की इकाई होती है। और किसकी इकाई होती है? एनर्जी यानी ऊर्जा की इकाई भी जूल होती है। सही बात है, बिल्कुल। उसके अलावा पावर की इकाई क्या होती है? तो पावर की वाट होती है, ठीक है। पावर की एक और इकाई होती है जिसे अश्व शक्ति, हॉर्स पावर कहते हैं। पावर की व्यावसायिक इकाई को किलोवाट घंटा कहते हैं, बहुत बार बता दिया, ठीक है। मोमेंटम की इकाई क्या होती है? मोमेंटम होता है mv, तो इसकी होगी मास इनटू वेलोसिटी, यानी मास होता है किलोग्राम, वेलोसिटी होती है मीटर प्रति सेकंड। तो यूनिट क्या होगी मोमेंटम की? ये होगी। तो जूल किसकी इकाई है? जूल कार्य की, वर्क की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल फ्रीली टुवर्ड्स द ग्राउंड देन इट्स एनर्जी। जब एक वस्तु ऊपर से नीचे फ्रीली गिर रही होती है तो उसकी ऊर्जा का क्या होता है? देखो इस चीज को थोड़ा समझिएगा। देखो आप सभी जानते हो ये ग्राउंड है, ठीक है। जब कोई चीज रुकी हुई होती है या किसी ऊंचाई पर होती है, मान लो बॉल यहां पे है, तो ऊंचाई पर उसमें क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा, क्योंकि वो ऊंचाई पे है। और जब कोई चीज चलना शुरू करती है तो उसमें कौन सी ऊर्जा आ जाती है? काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है इतनी बात? देखो अब ध्यान से समझिएगा। कोई चीज मैंने बोला ऊपर एक ऊंचाई पे पड़ी है, इसमें पोटेंशियल एनर्जी होगी,
सही बात है इतनी। अगर मैं बोली कि कोई चीज जमीन पे पड़ी है तो क्योंकि ये रेस्ट में है तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी होगी, बिल्कुल होगी। अब देखो जब बॉल ऊपर से नीचे गिरती है ना, तो जैसे जैसे वो नीचे आ रही है ना, वैसे वैसे क्या होता है स्टूडेंट्स, वैसे वैसे उसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कम होती जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी। लेकिन नीचे आने की वजह से उसमें काइनेटिक एनर्जी आती जाएगी। यानी अगर ऊपर उसके पास 100 जूल एनर्जी थी ना, तो पूरे रास्ते उसकी अगर पोटेंशियल एनर्जी मान लीजिए इस जगह पे आगे 90 जूल हो गई, तो काइनेटिक एनर्जी 10 जूल अपने आप हो जाती है। यानी एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है, ये बात याद रखना। किसी भी सिचुएशन में एनर्जी ना तो बन सकती और ना खत्म हो सकती। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड। ऊर्जा हमेशा संरक्षित रहती है और उसी तरह से संवेग भी हमेशा संरक्षित रहता है। ठीक है, तो आंसर क्या जाएगा कि एनर्जी क्या रहेगी, देखो मैंने क्या बोला, एक समान रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो कांस्टेंट किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में। तो आंसर चला जाएगा एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। वो बात अलग है कि पोटेंशियल घटती जाएगी, काइनेटिक बढ़ती जाएगी, लेकिन एनर्जी तो है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑन एन ऑब्जेक्ट द वर्क डन डज नॉट डिपेंड ऑन, किसी वस्तु पर किया गया बल किस पर निर्भर नहीं करता। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, कर चुके हैं हम, फोर्स गुना विस्थापन फिर गुना कोस थीटा। ठीक है, बल विस्थापन और बल और बीच के बीच का एंगल कोस थीटा। जैसे कि मैंने बोला कि ये मान लीजिए ये एक बॉक्स है, ठीक है, उसके ऊपर आप यहां पे बल लगा रहे हो, उसको उस तरफ खींच रहे हो, तो वो जाएगा भी उसी तरफ, और दोनों के बीच में एंगल क्या है, 0 डिग्री। तो एफ एफ कोस 0 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अगर मान लीजिए हम किसी बॉडी के ऊपर, ये बॉडी है, ठीक है, मैं इसको यहां से मैंने इसके ऊपर एक धागा बांधा और ऐसे खींच रही हूं। ठीक है, अब मैं किसी चीज को ऐसे खींचूंगी, मान लीजिए यहां पे आती हूं मैं किसी चीज को यहां से ऐसे खींच रही हूं, तो ये चीज कहां जाएगी, यहां जाएगी। बल कहां लगा रही हूं, यहां, विस्थापन हो रहा है यहां, तो एंगल ये जो थीटा होगा ना, ये होगा कोस थीटा। ठीक है, समझे, ये मतलब उस एंगल से जिससे हमने बल को खींचा। तो वर्क किस पर निर्भर कर रहा है, बल पे, विस्थापन पे और एंगल पे। ऑप्शन देखो, पहला है डिस्प्लेसमेंट, कर रहा है निर्भर। एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, कर रहा है निर्भर। फोर्स अप्लाइड, बल पे भी कर रहा है। तो आंसर क्या आएगा, डी ऑप्शन चला जाएगा। ऑप्शन डी आंसर चला जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी का तो यहाँ पे कोई जिक्र ही नहीं है। हमें क्या फर्क पड़ता है, कोई चीज तेज चल रही है कम चल रही है, हमें तो बल से मतलब, हमें तो कार्य से मतलब है ना, कि हम कार्य कितना कर रहे हैं, और कार्य निर्भर करता है हमारे बल पे। हम जितना ज्यादा बल लगाएंगे उतना ज्यादा कार्य होगा, जितना कम बल लगाएंगे उतना कम कार्य होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एलिमेंट इन ग्रुप 17 ऑफ अ पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड। पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी के 70वें ग्रुप में जो एलिमेंट होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हैलोजन कहते हैं। क्या कहते हैं, हैलोजन, क्योंकि वो मिलते हैं हमें समुद्रों से। देखो हैलोजन, हैलो का मतलब होता है समुद्र, नमकीन, ठीक है, सोल्टी, तो नमक वाली जगह से जो जन यानी जनरेट, उत्पादित हो, वो होते हैं हैलोजन। उसके अलावा आपको याद रखना है, पहले ग्रुप के लोगों को क्या कहते हैं, तो इन्हें क्षारीय धातु कहते हैं, यानी अल्कली मेटल कहते हैं। ठीक है, अल्कली मेटल कहते हैं। दूसरे ग्रुप को क्या कहते हैं, तो दूसरे ग्रुप को याद रखना, अल्कली अर्थ मेटल कहते हैं, यानी पृथ्वी क्षारीय धातु कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना है 18वें को क्या कहते हैं, 18th को इनर्ट गैस या नोबल गैस या अक्रिय गैस कहते हैं। ठीक है, 17 को हैलोजन कहते हैं, 16 को ऑक्सीजन फैमिली कहते हैं, या फिर उसको चालकोजन भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, चालकोजन। 15वें को नाइट्रोजन फैमिली बोलते हैं, या फिर उसे बोल देते हैं निकोजन। क्या बोल देते हैं, निकोजन। ठीक है, इतनी बात याद रहेगी। उसके अलावा जो आपको दूसरे के बाद तीसरे से लेके 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, मतलब तीसरे से 12 जो ये 10 ग्रुप हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, तो इन्हें डी ब्लॉक बोल देते हैं, और इन्हीं को ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोल देते हैं। ऑप्शन सी आपको दिख रहा है, ट्रांजिशन एलिमेंट, जो कि एस को पी से जोड़े, तो इसको बोल देते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। नीचे जो दो पड़े होते हैं, नीचे देखो, पीरियोडिक टेबल जब हम बनाते हैं कुछ इस तरीके से, देखो ये देखो, ये दो आए, ये दोनों क्या है, ये दोनों है, पहला है अल्कली मेटल, दूसरा है अल्कली अर्थ मेटल। ठीक है, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक जो यहाँ पे आएंगे 10, ये होंगे ट्रांजिशन एलिमेंट। फिर ये होंगे पी ब्लॉक, इसमें 13, 14, 15, 16, 17, 18 आ जाएंगे। नीचे इधर दो और बनी होती हैं,
इन्हें बोलते हैं स्टूडेंट्स, इसे बोलते हैं लेक्टिनॉइड, ठीक है, और इन्हें बोलते हैं एक्टिनाइड, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? लेक्टिनाइड्स, और इसको बोलते हैं लेंथेनाइड, इसको बोलते हैं लेंथेनाइड, ऊपर वाले को बोलते हैं लेंथिनाइड, और ऊपर वाले नीचे वाले को बोलते हैं एक्टिनाइड। मैंने पीरियोडिक टेबल अच्छे से करवाया हुआ है, उसमें आप देख सकते हो जाके, ठीक है। और इन दोनों को मिलाकर इनर ट्रांजिशन भी बोल देते हैं। क्लियर है? इसके लिए आप एक बार पीरियोडिक टेबल देख लीजिएगा, वरना कंफ्यूजन हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ी डीप स्टडी है, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। क्लियर है? डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी पीरियोडिक टेबल का, चैप्टर जरूर पढ़ के जाना, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पीरियोडिक टेबल चैप्टर, ठीक है। उससे मैं क्वेश्चन मैक्सिमम करवाने की कोशिश कर रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, अ सब्सटेंस दैट स्लो डाउन द केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड। एक ऐसा पदार्थ जो कि किसी अभिक्रिया को धीमा कर देता है, उसे क्या कहते हैं? तो धीमा करने वाला कहलाता है स्टूडेंट रोधक, यानी इनहिबिटर। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, इनहिबिटर बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन इन एन एटम आर कॉल्ड। किसी परमाणु के सबसे आखिरी कक्ष के इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? तो उन्हें बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कक्षीय इलेक्ट्रॉन बोल देते हैं, कक्षीय इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सबसे आखिरी कक्ष वाले इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोल देते हैं। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। जैसे कि अगर मैंने बोला कि पोटेशियम की कॉन्फ़िगरेशन होती है 2881, तो आखिरी कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक होगा। लिथियम होता है 21, तो आखिरी कक्ष में एक, तो एक इलेक्ट्रॉन। अगर मैंने बोला बेरिलियम तो 22, तो इसका वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 2। आखिरी कक्ष में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, ठीक है। आखिरी कक्ष के इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लाइटेस्ट मेटल। तो इनमें से लाइटेस्ट मेटल कौन सा है? तो इनमें से सबसे हल्का है लिथियम, और वैसे पीरियोडिक टेबल में भी सबसे हल्का धातु कौन सा होता है? लिथियम ही होता है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर ऑप्शन डी लिथियम चला जाएगा। अच्छा, अगर आपसे पूछ लिया जाए सबसे कम घनत्व वाला मेटल कौन सा है, सबसे लो डेंसिटी वाला मेटल कौन सा है, तो आप बोलोगे लिथियम। सबसे हाई डेंसिटी वाला मेटल कौन सा है, यानी सबसे ज्यादा घनत्व वाला? ऑस्मियम। याद रहेगी ये बात, ऑस्मियम, ठीक है, लिख देती हूँ ऑस्मियम, सबसे हाई डेंसिटी, सबसे उच्च घनत्व वाला। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्यूमिनियम मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दिस, और कौन से अयस्क से एल्यूमिनियम निकलता है? तो बॉक्साइट से निकलता है, यानी कि ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। इसके अलावा आपको ऑप्शन ए में दिख रहा है मैग्नेटाइट। बताओ मैग्नेटाइट से क्या मिलता है हमें? तो मैग्नेटाइट से मिलता है, मैग्नेटाइट से हमें लोहा मिलता है। क्या मिलता है? लोहा, ठीक है। आपको दिख रहा है डोलोमाइट, डोलोमाइट से हमने लास्ट क्लास में ही किया, क्या मिलता है? कैल्शियम। और लास्ट लाइम पिगमेंट है, वो लाइम का कारक होता है, ठीक है, यानी कैल्शियम ऑक्साइड का कारक होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, द इन्वेंटर ऑफ एटॉमिक थ्योरी इज। परमाणु सिद्धांत किसने दिया? तो परमाणु सिद्धांत हमें डाल्टन साहब ने दिया था। किसने दिया था? डाल्टन साहब ने, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर सी, डाल्टन साहब चले गए। इन्होंने बोला था कि हर एक पदार्थ किससे मिलकर बनता है? परमाणु से मिलकर बनता है। उसके अलावा आपको ऑप्शन में रदरफोर्ड दिख रहा है। रदरफोर्ड ने क्या किया था? गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, यानी सोने की पत्ती का एक्सपेरिमेंट किया था, और इन्होंने न्यूक्लियस की खोज की थी। मैडम क्यूरी ने हमें रेडियो एक्टिविटी में काफी सारे एलिमेंट्स दिए, ठीक है, एक एलिमेंट दिया था, उसके बाद इनकी डेथ हो गई थी। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने हमें फिजिक्स में बहुत कुछ दिया, ठीक है। बीईसी कंडेंसेशन स्टेट भी हम देखते हैं, 5वीं जो पदार्थ की अवस्था है उसमें भी इन्होंने मदद की थी बोस साहब की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियन क्या होता है? न्यूक्लियन क्या होता है स्टूडेंट्स? तो न्यूक्लियन ना किसको बोल देते हैं? न्यूक्लियन न्यूक्लियस के अंदर की चीजों को बोल देते हैं, यानी न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन को इकट्ठे न्यूक्लियन बोल देते हैं। तो आपका आंसर चला जाएगा क्वेश्चन नंबर 31 का, ठीक है। थोड़े ज्यादा क्वेश्चन कर रहे हैं इस क्लास में हम। क्वेश्चन नंबर 31 का चला जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एटम इज इलेक्ट्रिकली। एटम कैसा होता है? एटम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। ये बात किसने बताई थी? बोहर साहब ने। यानी कि जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा, तो एटम क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा, यानी उदासीन हो जाएगा। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, क्योंकि जितने पॉजिटिव है उतने ही नेगेटिव है, तो ना तो एटम पॉजिटिव रहेगा ना नेगेटिव रहेगा, दोनों एक दूसरे को कैंसिल करके जीरो कर देंगे, ठीक है। न्यूट्रॉन तो होता ही जीरो है। नेक्स्ट, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज इन KMnO4 इज। KMnO4 में मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है, तो KMnO4 के किस ग्रुप में आता है? तो के, हाँ लीना नी की रब से फरियाद, पहले ग्रुप में आता है। पहले ग्रुप की वैलेंसी होती है +1, ठीक है। ऑक्सीजन की आप जानते ही हैं होती है -2। चलो देखते हैं, तो के की जगह मैं लिख दूं, देखो K + Mn + 4 × ऑक्सीजन इज इक्वल टू, कुल इन सब की पूरी कुछ भी नहीं दी हुई, 0। के की कितनी होती है? +1 प्लस Mn की हमें निकालनी है, x लिख दिया, +4 × ऑक्सीजन की क्या होती है? -2 इज इक्वल टू 0। तो क्या आ गया? 1 + x
माइनस 8 इज इक्वल टू 0। आ गया क्या, x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। देखो -8 और +1 है तो x इज इक्वल टू +7 आंसर आ गया। x इज इक्वल टू +7 आंसर आ गया। ठीक है, एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा रिपीट मोशन पे देख लेना। ठीक है, सी। अब इसमें मुझे आपको कुछ नई चीजें बतानी है। वो क्या है, देखो अगर कोई भी पहले ग्रुप का तत्व हो तो उसकी वैलेंसी देखो। हाँ, लीना ने की रब से फरियाद, इन सब की +1 होती है। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम। लेकिन हाइड्रोजन की यहां पर देखो, लीना से याद रखो इतनी, इन सब की +1 होती है। ठीक है, दूसरा ग्रुप यानी बेटा मांगे, कार, स्कूटर, बाप राजी। ठीक है, इसकी क्या होती है, इसकी +2 होती है। ठीक है, इसके अलावा नाइट्रोजन वाली फैमिली की, नाइट्रोजन की छोड़ो, ऑक्सीजन की याद रखो -2 होती है। हाइड्रोजन की ज्यादातर +1 होती है, कभी कभी -1 हो जाती है। और आखिरी 17 ग्रुप जो होता है, फुल क्लास बाहर आई, इन सब की -1 होती है। इतने आपको याद रखने हैं, इतने आपको याद रखने हैं, तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, इनके अलावा 4-5 और याद रख लो प्लीज। ठीक है, पहली है CO3। CO3 की क्या होती है, तो CO3 की -2 होती है। SO4 इसकी भी -2 होती है। ठीक है, OH इसकी -1 होती है। ये 3 याद रखने हैं। और कौन सा याद रखना है, NO3 -1 होती है। ठीक है, और PO4 -3 होती है। ये 5 याद रख लो। ठीक है, अब इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन बता देती हूँ, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बता देती हूँ। देखो फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला, यहाँ पे देखते हैं, मैंने आपको बोला Na2SO4 में Na की वैलेंसी बताओ। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 2 गुना Na प्लस SO4, यही होगा। 2 गुना X प्लस SO4 की कितनी बताई थी मैंने, -2, तो इधर -2 लिख दूं, ब्रैकेट में लिख देते हैं, तो कितना आ गया, 2x इज इक्वल टू, मैं लिख सकती हूँ +2, तो x क्या आ गया, 1 आ गया। वही तो Na की निकाली थी, 1। इस तरीके से आपको वैलेंसी निकालनी है। ठीक है, अगर आप लोगों को ये समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं जब भी लाइव क्लास लूंगी ना अब, तो उसमें इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन मैं लेकर आऊंगी, पक्की बात। ठीक है, मुझे पता है आप लोगों को डाउट होगा, ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है, पोर्शन थोड़ा टफ है, और पीरियोडिक टेबल आपने पढ़ा नहीं होगा, तो मैं ऑक्सीडेशन स्टेट पक्का लाइव क्लास में करवा दूंगी। ठीक है, एक बार याद भी दिलवा देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट टाइम pH वैल्यू मेजरमेंट इज डन बाय, पहली बार pH वैल्यू किसने मापी थी, तो pH स्केल किसने दिया था, सोरेनसन ने दिया था। तो आंसर क्या आ जाएगा, डी, सोरेनसन। सोरेनसन ने pH पैमाना दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू प्रोवाइड स्टील हार्डनेस विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिक्स, स्टील को कठोरता देने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, तो स्टील को कठोरता देने के लिए स्टूडेंट्स उसमें कार्बन मिलाया जाता है, यानी ऑप्शन ए आंसर चला जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, 1 वर्ड सीरीज करने वाले हैं, 1 लाइनर सीरीज करने वाले हैं, और साथ साथ में ऑक्सीडेशन स्टेट डिस्कस करने वाले हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं, आप लोग टेलीग्राम चैनल पे लिख सकते हैं। ठीक है, और जो भी स्टूडेंट्स मुझे ये बोल रहे थे कि मैम क्वेश्चन थोड़े अच्छे लेवल के लाओ, तो आई एम ट्राइंग कि एग्जाम के हिसाब से जो लेवल है ना, मैं आपको उसके क्वेश्चंस दूं। ठीक है, और रही बात अच्छे लेवल की क्वेश्चन की, तो देखो दुर्गा शक्ति में यही लेवल आएगा, गारंटेड यही लेवल आएगा। ग्राम सचिव में बायोलॉजी और केमिस्ट्री का लेवल यही रहेगा। फिजिक्स जो है उसके 2 या 3 क्वेश्चन, अगर 2 क्वेश्चन आते हैं जनरली, उन 2 क्वेश्चन में एक तो आपका इनसे हो जाएगा, एक जो बचा वो आपका जो न्यूमेरिकल सेशन में लेने वाली हूँ ना, उससे हो जाएगा। ठीक है, तो जो लेवल मैं करवा रही हूँ ना, वो मैं एग्जाम के हिसाब से करवा रही हूँ। अगर आप चाहते हैं मैं 11th-12th का लेवल आपको करवाऊँ, क्योंकि आपको PMT जाके देना है, तो मैं आपको उसका लेवल नहीं करवा रही, क्योंकि ये सीरीज दुर्गा शक्ति की चल रही है। ठीक है, यहाँ पर मैं AI PMT या आपको JEE की तैयारी नहीं करवा रही हूँ। ठीक है, तो आप लोग इसी लेवल से पढ़ें, क्योंकि यही एग्जाम में आने वाला है। अगर आपको उसकी तैयारी करनी है तो उसके लिए अलग सीरीज चलाएंगे। ठीक है, उसके लिए अलग सीरीज चला लेंगे, लेकिन यहाँ पर आप इस एग्जाम की तैयारी कर लो। क्लियर। नेक्स्टली स्टूडेंट्स बोल रहे हैं मैम कमांडो के क्वेश्चन लाओ, मुझे कुछ बुक की PDF भी भेजी, मुझे कुछ बुक की फोटो भी भेजी है, तो ओके मैंने ध्यान दे दिया है। एक बार 12 दिसंबर को इनका पेपर है, वो निपट जाने दो, उसके बाद आप लोगों को कमांडो के लिए साइंस और डिटेल में करवा देंगे। ठीक है, तो जो भी आपकी डिमांड है ना, वो पूरी होगी, विद टाइम पूरी होगी। लेकिन अभी मैं आपके कमांडो को लेकर नहीं चल सकती, क्योंकि 12 दिसंबर को दुर्गा शक्ति वालों का एग्जाम है, उसके बाद ग्राम सचिव वालों का एग्जाम है, और HTET का भी एग्जाम है। क्लियर है। चलिए, तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और वीडियो समझ में आती है तो टाइम टू टाइम कमेंट करिए। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।